हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सलमान। मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपना दूसरा लेक्चर लेकर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड और उसमें हमने बताया था ब्लड की डेफिनेशन जो थी ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज हम अपने इस लेक्चर में फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है आरबीसी उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पोसिल्स यानी आरबीसी के बारे में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आरबीसी की फुल फॉर्म लिखते हैं और वो होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये रेड ब्लड सेल्स नहीं लिखा हमने माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा रेड ब्लड कॉर्पोसिल्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको रेड ब्लड सेल नहीं कहा जा रहा। तो हमने कहा था कि हम अपनी नई वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो आज वो वक्त आ गया डियर स्टूडेंट्स और इस रात से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं कि इसको सेल क्यों नहीं कहा जा रहा। किसी भी सेल को सेल कहलाने के लिए उसमें कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनेलिज का होना जरूरी होता है। वो सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज सेल्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से सेल अपना सारा फंक्शन कैरी आउट करता है। तो वो सेल के पार्ट्स क्या होते हैं? किसी भी सेल को सेल कहलाने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए और उसके अंदर जो है वो राइबोसोम होने चाहिए। तो वो सेल कहलाएगा। तो कहने का ये मतलब है क्या आरबीसी में ये सारे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते? यस, एब्सोल्युटली। This is the reason why RBC is not called as red blood cells. It is called as red blood corpuscles because अब ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों के मैच्योर आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता, ना माइटोकॉन्ड्रिया और ना राइबोसोम। न्यूक्लियस क्या करता है? हम सब जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये एनर्जी स्टोर करता है एटीपी की फॉर्म में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है। और राइबोसोम्स हम सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। तो ना हमारे आरबीसी के पास न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना राइबोसोम्स है। कहने का मतलब ये कि ना तो उसका कोई डीएनए या आरएनए है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा है क्या? या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पावर हाउस ऑफ द सेल ही नहीं है, तो एटीपी नहीं है, तो अपना काम कैसे चला रहा है? एनर्जी जनरेशन का काम कैसे हो रहा है? और ना प्रोटीन सिंथेसिस यानी खाने बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या आरबीसी को ये सारे फंक्शन करने की जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? डेफिनेटली जरूरत है। तो जरूरत को पूरा करने के लिए उसने क्या व्यवस्था कर रखी है? उसके पास साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एंजाइम्स, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं आरबीसी के पास अपने, जो के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में और ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन में मदद करते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनेल्स के ना होने के बावजूद भी आरबीसी अपने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट कर लेता है। तो अब हमने समझा कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल क्यों नहीं कहा जा रहा, क्योंकि उसके अंदर ये मेजर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है।
उसके अंदर क्या है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और हम जानते हैं आरबीसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि आरबीसी की शेप कैसे होती है, क्योंकि आरबीसी की शेप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की शेप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिफाइन करती है। तो शेप ऑफ आरबीसी क्या है बच्चों? शेप ऑफ आरबीसी है बाइकॉनकेव। बाई का मतलब हम सब जानते हैं टू, और कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम सब जानते हैं। एक जिधर डिप्रेशन होता है उसको कॉनकेव कहते हैं, जहां एलिवेशन होता है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो केव तो हम सब जानते हैं बच्चों, केव, कॉनकेव केव से बना है। केव यानी गुफा, गुफा तो गहरी होती है, सब जानते हैं। तो बाइकॉनकेव का मतलब दो गुफाएं, यानी दो गुफाओं की तरह का स्ट्रक्चर, यानी ऊपर से भी कॉनकेव, नीचे से भी कॉनकेव। और यही बच्चों हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर बन गया। इट इज बाइकॉनकेव इन शेप। ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है लेटरल व्यू। अगर हम आरबीसी को ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर लेटरल व्यू में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अब इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर का एवरेज डायमीटर 7.3 माइक्रोमीटर होता है। यहां पर इसका डायमीटर लगभग 2.5 माइक्रोमीटर होता है। बच्चों ये एवरेज रीडिंग्स हैं, इसकी एक रेंज होती है। और यहां पर सेंटर में सबसे ज्यादा थिनेस्ट होता है 1.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हो गई। तो आरबीसी का शेप हमने क्या बताया बच्चों? बाइकॉनकेव, यानी दोनों तरफ से कॉनकेव, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, और इसके डायमीटर के बारे में हमने बताया कि ये 7.3 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। साइड से इसका डायमीटर 2.5 और इनर मोस्ट पोर्शन में यानी सेंटर पे थिनेस्ट होता है 1.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। तो क्या कुदरत ने इसको बाइकॉनकेव बनाया है तो क्या ऐसे ही बना दिया? नो माय डियर स्टूडेंट्स, कुदरत ने कोई भी चीज बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के नहीं बनाई है। तो वो क्या रीजन है कि इसके बाइकॉनकेव होने से क्या इसको कुछ फायदा है? बिल्कुल है। वो फायदे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं कि यहां पर सेंटर पर इसका डायमीटर सबसे कम है। जहां डायमीटर कम है वहां मेम्ब्रेन की थिकनेस सबसे कम होगी, और जहां मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी वहां से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा हमने पिछली बार बताया था कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, ब्लड में आरबीसी का फंक्शन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है। तो ऑक्सीजन को ये अपने साथ ज्वाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आउट करेगा। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज, जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और हमारा जहां डायमीटर सबसे थिन है वहां आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या इसके अलावा भी कोई बाइकॉनकेव होने के एडवांटेजेस हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि आरबीसी का डायमीटर 7.3 माइक्रोमीटर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आरबीसी फ्लो कहां करता है? आरबीसी हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो आरबीसी का डायमीटर 7.3 माइक्रोमीटर, और थिनेस्ट ब्लड वेसल का डायमीटर अगर मैं लिखूं बच्चों, थिनेस्ट ब्लड वेसल या कैपिलरी का डायमीटर अगर मैं लिखूं, जो हमारी थिनेस्ट कैपिलरी होती है बॉडी में, उसका डायमीटर आप जानते हैं कितना होता है? लगभग 3.5 माइक्रोमीटर। यानी आरबीसी का डायमीटर दुगना होता है इस थिनेस्ट ब्लड वेसल से। तो क्या उस थिनेस्ट ब्लड वेसल में आरबीसी एंटर नहीं कर सकता? अरे भाई कैसे करेगा? उसका डायमीटर है 7.3 और उसका डायमीटर है 3.5, यानी ऑलमोस्ट हाफ। यहां पर आती है बच्चों इंपॉर्टेंस इस बाइकॉनकेव शेप के होने की।
और यहां पर सेंटर पर इस आरबीसी की मेम्ब्रेन के थिन होने की क्या होता है बच्चों, एक वर्ड है जिसको कहते हैं इनफोल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाइकॉन्केव होने की वजह से इसमें इनफोल्डिंग हो जाती है। अरे भाई 7 माइक्रोमीटर वाले आदमी को 3.5 माइक्रोमीटर में से निकलना है, कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है बच्चों कि यहां पर आरबीसी की मेम्ब्रेन जब थिन है तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाता है, यानी इनफोल्डिंग हो जाती है, यानी बंद हो जाता है। ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और इसका डायमीटर ऑलमोस्ट हाफ रह जाता है, और हाफ होने के बाद ये मुड़ के सुकड़ के इस ब्लड वेसल्स में से आसानी से निकल जाते हैं। ये एडवांटेज है बाइकॉन्केव होने की। मैंने आपको बताया 2 एडवांटेज बाइकॉन्केव होने की, एक तो आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो गया, और दूसरा क्या हुआ, इनफोल्डिंग ऑफ द आरबीसी हो गई, ताकि वो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स में से जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट हाफ है आरबीसी के, उसके अंदर से भी पास कर जाएगी। तो ये हमने पढ़ा आरबीसी का शेप। अब हम जानेंगे आरबीसी की मेम्ब्रेन के बारे में कि आरबीसी की मेम्ब्रेन उसमें भी कुछ बात है क्या? जी हां, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और काफी ज्यादा पूछा जाता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन्स में सर्कुलर पोर पाए जाते हैं। हमने अभी बताया सर्कुलर पोर नहीं होंगे तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स? इन्हीं पोर्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एक्सचेंज हो जाता है। तो मेम्ब्रेन हैज पोर्स, दैट इज मेम्ब्रेन इज पोरस। अब मेम्ब्रेन जो है वो ट्राइलेमाइनर होती है। बच्चों एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना है तभी बात समझ में आएगी। ट्राई का मतलब 3, लेमाइना का मतलब लेयर्स, 3 लेयर की बनी होती है। वो कौन सी लेयर होती है? प्रोटीन की लेयर होती है बच्चों, दो प्रोटीन की लेयर होती हैं, और उसके बीच में एक बाइलिपिड लेयर होती है, यानी 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड की लेयर होती है। 2 प्रोटीन की लेयर में एक लिपिड की लेयर, इसलिए इसको ट्राइलेमाइनर कहा गया। ट्राई मतलब 3, लेमाइना मतलब लेयर्स। 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड की लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको ट्राइलेमाइनर कहा गया। किसको कहा गया ट्राइलेमाइनर डियर स्टूडेंट्स? सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी की बात हम कर रहे हैं। दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इट इज ट्राइलेमाइनर। 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में एक बाइलिपिड लेयर होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर होती है डियर स्टूडेंट्स। वो कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है सवाल, क्योंकि इसमें एक लाइपोप्रोटीन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर एक लाइपोप्रोटीन होता है। वो लाइपोप्रोटीन का नाम क्या है उसको देखिएगा जरा, उसका नाम है स्पेक्ट्रिन। यही वो लेयर होती है माय डियर स्टूडेंट। इसका लेमाइनर, इसका फिब्रिलर स्ट्रक्चर होता है। फिब्रिलर, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। फिब्रिलर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के नीचे। हमने बताया सेल मेम्ब्रेन ट्राइलेमाइनर, 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में बाइलिपिड लेयर हुई, तो उस सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर पाई जाती है आरबीसी में। यही लेयर होती है माय डियर स्टूडेंट्स जो आरबीसी के शेप को मेंटेन रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन याद रखना कि दिस कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर मेंटेन करती है शेप को आरबीसी के, और आरबीसी का शेप क्या है? बाइकॉन्केव। आरबीसी के शेप को मेंटेन रखती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर। और इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें स्पेक्ट्रिन पाया जा रहा है। ये एक लाइपोप्रोटीन है। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी लाइपोप्रोटीन स्पेक्ट्रिन में
ब्लड ग्रुप एंटीजेंस पाए जाते हैं। स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप एंटीजेंस ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप हमारा होता है, वो इसी स्पेक्ट्रिन लाइपोप्रोटीन में पाए जाते हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें होते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। ब्लड ग्रुप एंटीजन इसी स्पेक्ट्रिन लेयर में पाए जाते हैं और इसी लेयर की वजह से आरबीसी का शेप मेंटेन रहता है। अब हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि वो 2 लेयर प्रोटीन से बनी है और उसके बीच में एक बाइलिपिड लेयर है, ठीक है। और उसके नीचे हमने पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर है जिसमें लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम स्पेक्ट्रिन है, जिसमें स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप एंटीजन पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं और इसी कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर की वजह से आरबीसी का शेप मेंटेन रहता है। तो अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी का काउंट कितना होता है। एट बर्थ देखें अगर, और एक एडल्ट मेल में देखें, एक एडल्ट फीमेल में देखें, यही ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में। वैल्यूज हैं बच्चों, याद रखना बहुत आसान है। जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी तरह से आप इसको नोट करिएगा तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी सबसे ज्यादा जो बच्चों में पाए जाते हैं वो 6 से 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, 6 to 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड आरबीसी पाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। और मेल, एडल्ट मेल में पाए जाते हैं बच्चों 5.5 to 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और फीमेल में माय डियर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ये याद रखना बहुत आसान है। 6 से 7, 5.5 से 6.5 और 4.5 से 5.5 ये घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। एट बर्थ आरबीसी ज्यादा होते हैं, एडल्ट में कम होते हैं और फीमेल में एडल्ट मेल से भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये एक कुछ फैक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिनको आपको याद रखना है। ये भी कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो अब हमें ये जानना है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। लाइफ स्पैन समझते हैं बच्चों? लाइफ स्पैन यानी हमें ये पता है कि लाइफ स्पैन कितना है, यानी वो कितने दिन जीवित रहेंगे। हमें और आपको तो नहीं पता कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे, लेकिन आरबीसी के बारे में हम जानते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन बच्चों 120 दिन होता है, 120 डेज। और इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बहुत है बच्चों, स्प्लीन। क्वेश्चन आता है कि स्प्लीन क्या है। स्प्लीन को बच्चों कहा गया है ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड समझते हैं बच्चों? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रिस्तान, यानी यहां जाकर सारे आरबीसी दफन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में, और स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जा रहा है। और आरबीसी का लाइफ स्पैन हमने कितना बताया? 120 दिन, यानी 4 महीने लगभग, ठीक है। तो अब आरबीसी का फंक्शन क्या हुआ? आरबीसी का फंक्शन तो हमने पहले ही बता दिया बच्चों आपको। ये गैसियस ट्रांसपोर्ट में काम आया, ठीक है। ऑक्सीजन को लंग से ले गया टिश्यू के पास, और टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड लंग को वापस दे दी एक्सपेल आउट करने के लिए, क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। दूसरा हमने बताया ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन क्यों हो रहा है? डिटर्मिनेशन ब्लड ग्रुप का आरबीसी से, क्योंकि हमने अभी बताया आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर प्रेजेंट है जिसमें एक लाइपोप्रोटीन है जिसका नाम स्पेक्ट्रिन है, और उसमें स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप एंटीजन पाए जाते हैं। इसका मतलब आरबीसी का फंक्शन गैसियस ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है। तो हमने सारी कहानी पढ़ ली।
हमने ये बताया कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। वो कौन सी स्टेज होती है डेवलपमेंट की जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? उसका नाम है बच्चों रेटिकुलोसाइट। उसका नाम बच्चों है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट वो डेवलपमेंटल स्टेज है विच इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। जब डेवलपमेंट होता है तो किसी स्टेज में न्यूक्लियस निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, मैच्योर में नहीं होता। इसीलिए मैच्योर आरबीसी को सेल नहीं कहा गया, कॉर्पोसिल कहा गया है। अब ये कौन सी स्टेज होती है, इससे पहले कौन सी स्टेजेस होती हैं और इसके बाद कौन सी होती है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस। पोइसिस यानी फॉर्मेशन, हीमो यानी ब्लड। तो अब हम सब जानते हैं कि ब्लड में कितने तरीके के सेल्स होते हैं। हमने आपको बताया ब्लड में ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, हम सब जानते हैं। और हमने बताया तीसरा ब्लड सेल जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो इनके डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा? बहुत आसान है बच्चों। एरिथ्रोसाइट्स के डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा? एरिथ्रो। और पोइसिस का मतलब हमने बताया अभी डेवलपमेंट यानी एरिथ्रोपोइसिस। तो ल्यूकोसाइट्स को क्या कहा जाएगा? उनके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस। तो क्या प्लेटलेट के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहा जाएगा? नहीं बच्चों, इसका एक थोड़ा टेक्निकल नाम है, उसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके एंसेस्टर सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ये डेवलपमेंट कैसे होती हैं और एरिथ्रोपोइसिस कहां कहां होता है? बोन मैरो में होता है, लिवर में होता है, लॉन्ग बोन्स में होता है, कहां कहां होता है और कौन कौन सी स्टेजेस इसकी होती हैं, ये हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं बच्चों, थ्योरीज दी गई हैं, थ्योरीज ऑफ हीमोपोइसिस। दो थ्योरी हैं बेसिकली, एक को कहते हैं मोनोफाइलेटिक थ्योरी और दूसरे को कहते हैं पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, ये क्या थ्योरी है ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम ये जानेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट बात ये है कि जो आरबीसी का कॉम्पोजिशन है बच्चों, वो देख लेते हैं कि आरबीसी का कॉम्पोजिशन क्या होता है। आरबीसी में 62.5% तो वाटर ही होता है और 35% यानी 35% इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और रेस्ट 2.5% बच्चों इसमें अदर मटेरियल्स लाइक लिपिड, शुगर, आयंस एक्सेट्रा पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में सब कुछ हीमोग्लोबिन ही है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या हीमोग्लोबिन एक ही तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और कैसे करता है, हीमोग्लोबिन कहां बनता है और इसके डिस्ट्रक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर आरबीसी का आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। Thank you very much for watching my video, and please like, share and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to receive the notifications. Stay tuned, I will be coming really soon with my next video. Thank you very much.